नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र सिंह झाझड़िया स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की कक्षाओं में हमने भाषा की अक्षत इकाई से शुरू किया था, यानी वर्ण, उसके भेद, उच्चारण, प्रयत्न। फिर हम सबसे छोटी जो सार्थक इकाई थी शब्द पर आए थे। शब्द को सबसे पहले हमने अर्थ के आधार पर सीखा, यानी उसके 3 प्रारूप थे, वाचक, लक्षक और व्यंजक। फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद सीखे। पहला तत्सम, यानी संस्कृत का शब्द जब बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में आया तो वो तत्सम था। दूसरा तद्भव, यानी संस्कृत वाले का जो विकृत रूप था, बिगड़ा हुआ जो रूप था, वो तद्भव। फिर किसी क्षेत्रीय बोली का शब्द जिसका कोई इतिहास या स्रोत नहीं हो, वो देशज। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा का शब्द जब हमारी हिंदी में आया तो वो विदेशी कहलाया। और 2 अलग अलग भाषाओं को जोड़कर बनाए गए शब्द संकर या मिश्रित थे। उनके आइडियाज, यानी कैसे अपन देखते ही शब्द को हल कर लें कि ये तत्सम है, ये तद्भव है, वो विशिष्ट बातें अपने सीखी। उसमें सबसे पहले अपने सीखा कि ये ऐसे शुरू होने वाला शब्द तत्सम होता है, यदि उसे जैसे शुरू कर दिया जाता है तो वो तद्भव बन जाता है। उसके बाद अपने सीखा कि जिन पदों में री, ऊपर और नीचे लगने वाला रै, तालव्य अथवा मूर्धन्य शय या कोई भी संयुक्त व्यंजन आता है तो फिर वो शब्द तत्सम होता है। एक चीज़ अपन ने ये सीखी थी, अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है और अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। फिर अपन ये भी सीख रहे थे कि यदि वर्ग का पहला अक्षर कै हो और उसे गै में बदल दिया जाए तो वह तत्सम से तद्भव बन जाता है। एक बात ये भी हो गई थी हमारे बीच में, नय का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है, यदि उस नय को णय में बदल दिया जाता है तो वो तत्सम बना देता है। स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधियों के सभी उदाहरण तत्सम होते हैं, क्योंकि ये संधियाँ हिंदी की हैं ही नहीं, संस्कृत में जैसी हैं यूं की यूं हम उधारी लेकर के उनको पढ़ा करते हैं। एक चीज़ अपने तद्भव का आइडिया लगाया था, दंते से, पूरा रै, ड़ै और ढै, इनका प्रयोग तद्भव शब्दों में ही होता है। एक हमने ये भी सीखा था कि यदि देशज शब्द की कोई पहचान हो तो वहाँ पर ने ये लिखा था कि खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने से संबंधित सभी वस्तुएं देशज शब्दों में गिनी जाती हैं, बशर्ते वो भारतीय संस्कृति की हों। विदेशी के बारे में एक आइडिया अपन ने ये सीखा था कि कानून से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द विदेशी होता है यदि वह संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय और संधि का उदाहरण न हो। 5 आगत ध्वनियाँ जिनके नीचे अपन नुक्ते का प्रयोग करते हैं, कै, ख, ग, जय और फै, इनसे बना हुआ कोई भी शब्द विदेशी होता है। 2014 एक शानदार प्रश्न आया था, मैं जिक्र करूंगा यहाँ आपसे। इंसान, आदमी, औरत, ये तीनों ही शब्द विदेशी हैं। इंसान भी विदेशी है, आदमी भी विदेशी है, औरत भी विदेशी है। यदि स्त्री, महिला, पुरुष, नर और नारी, इन 5 में से यदि कोई शब्द आता है तो वो शब्द तत्सम है। और इनके अलावा यदि इनके बारे में, यानी नर और नारी के बारे में या फिर स्त्री और पुरुष के बारे में कोई शब्द कहा जाता है, वो या तो देशज होगा या फिर विदेशी होगा। ये पिछले 2nd ग्रेड में इसलिए पूछा गया क्योंकि हमें पहली क्लास से ही सिखा दिया गया था औ से औरत। तो उसका पूछने का मंतव्य भी यही था कि जब पहली क्लास में हमें सिखाया गया था औ से औरत, तो तब तो हमें नहीं आते थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। फिर भी इस प्रश्न को पूछा गया, यानी वहाँ बच्चे ये मान बैठे कि औरत तो अपना शब्द है, लेकिन नहीं, ये शब्द विदेशी है। आज हम व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, इसके आधार पर शब्द के 3 भेद पढ़ रहे हैं। पहला होगा
रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखो आसानी से टॉपिक को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप बोर्ड पर तैयार कर सकते हो। रूढ़ के बारे में दो चीजें याद रखनी है। एक तो वह शब्द जिसके सार्थक टुकड़े नहीं होते, यानी विच्छेद संभव नहीं है, और ये किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसके दो सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं और किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं, पुस्तक। इस पुस्तक शब्द के दो सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते। यदि टुकड़े कर दोगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। दोनों बातें एक साथ याद रखनी है। सार्थक टुकड़े नहीं होते और कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। विशिष्ट अर्थ का मतलब ये है, जैसे मैं आप लोगों को ये कहूँ कि पुस्तक देना, तो आप क्या करोगे? आपके पास कई सहायक सामग्रियाँ हैं, आपको पता है कि इनमें से विशिष्ट रूप में पुस्तक कौन है, तो आप मुझे पुस्तक ही दोगे। यदि आपको पता नहीं होता तो हो सकता है कि आप पेन मेरी ओर करते कि सर ये दूं क्या, बैग उठाते ये दूं क्या, टेबल को उठाते ये दूं क्या, या पड़ोसी को हाथ मारते कि सर ये दूं क्या। मतलब क्या था कि जब पुस्तक का नाम लिया तो एक मैप आपके मन में तैयार हो गया। ये चीज़ कहलाती है विशिष्ट। यदि किसी पक्षी का नाम आता है उल्लू, ये अपने आप में रूढ़ शब्द है, टुकड़े नहीं होते, लेकिन जब उल्लू का जिक्र आता है तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में वो रात वाली स्थिति आ जाती है कि ये वो पक्षी है जो रात में नहीं देख सकता। शब्द आ जाता दीवार, टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही दीवार का नाम लिया हम चारों ओर देखने लगते हैं कि ये दीवारें हैं। यौगिक इसका उल्टा है, यानी इसके सार्थक टुकड़े नहीं होते। और यौगिक में क्या कहा गया है कि वह शब्द जिसके एक या इससे अधिक विच्छेद हो सकते हैं वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यौगिक के स्वयं के टुकड़े हो रहे हैं। योग मूल शब्द है और इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है किसी उपसर्ग का उदाहरण हो सकता है किसी प्रत्यय का उदाहरण हो सकता है किसी संधि का उदाहरण हो, या हो सकता है किसी समास का उदाहरण हो। ये सारे के सारे उदाहरण आएंगे यौगिक में। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखूं, प्रयोग। देखिए साधारण रूप से इसके टुकड़े हो रहे हैं। प्रय उपसर्ग है और योग इसका मूल शब्द है। यदि किसी प्रत्यय का उदाहरण होता, जैसे नैतिक, नीति मूल शब्द है और इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हो सकता है ये किसी संधि का उदाहरण होता, जैसे विद्यार्थी। विद्या और अर्थी दो अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं। हो सकता है किसी समास का उदाहरण होता, जैसे माता पिता। मेरा कहने का मतलब यही है कि रूढ़ वह शब्द होता है जिसके दो सार्थक टुकड़े नहीं होते और कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। यौगिक वह शब्द होता है जिसके दो अलग अलग सार्थक टुकड़े हो सकते हैं, विच्छेद किया जा सकता है। ये हो सकता है किसी उपसर्ग का उदाहरण हो सकता है किसी प्रत्यय का उदाहरण हो, या हो सकता है किसी संधि या समास का उदाहरण हो। योग रूढ़ को देखिए, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। ये आधा योग है और आधा रूढ़ है। यहाँ यदि इसकी परिभाषा हमें बनानी है तो दोनों में से थोड़ा थोड़ा लेना होगा। इसके पास तो दो बातें हैं। रूढ़ शब्द ये कहता है कि सार्थक टुकड़े नहीं होते लेकिन विशिष्ट अर्थ निकलता है, लेकिन यहाँ यौगिक की परिभाषा में एक ही बात है, इसके दो सार्थक टुकड़े होते हैं। इसके पास दूसरी बात है ही नहीं, तो ये तो यहाँ से लेनी अनिवार्य है। यानी योग रूढ़ शब्द कौन से होंगे?
जिनके सार्थक टुकड़े होते हैं तथा कोई विशिष्ट अर्थ भी निकलता है। सार्थक टुकड़े होने वाली चीज हम यौगिक से ले रहे हैं और विशिष्ट अर्थ रूढ़ से ले रहे हैं, यानी योग रूढ़ वे शब्द होंगे जिनके दो सार्थक टुकड़े भी होते हैं और कोई न कोई विशिष्ट अर्थ भी निकलता है। यदि इसको संक्षेप में आप याद रखना चाहो तो यूं याद रख सकते हो कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण, बस इतना याद रख लो कि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ होते हैं। देखिए, एक को याद रख लोगे तीनों याद रह जाएंगे। बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ होते हैं, बाकी किसी भी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का उदाहरण यौगिक होता है, और जिसमें कोई संधि, कोई समास, कोई उपसर्ग और कोई प्रत्यय नहीं होता वो रूढ़ होता है। उल्टा कर लो इसको, जिसमें कोई संधि, कोई समास, कोई उपसर्ग और कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ वो शब्द रूढ़ होता है। फिर बहुब्रीहि समास को छोड़कर बाकी सभी संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यौगिक होते हैं। केवल बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ होते हैं। यदि बहुब्रीहि समास आप बिना पढ़े एग्जाम देने जाते हो तो भी एक तरीका है इसको। हमें जब सिखाया गया था तो गुरुजी एक सुंदर सा फार्मूला देते थे, आप आजमाना इसको घर जा करके, कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए, एक लाइन है, योगरूढ़ शब्द को सीखने का या फिर बहुब्रीहि समास को सीखने का सीधा तरीका, यदि बिना पढ़े भी आप एग्जाम देने जाते हो तो भी ये फार्मूला ध्यान रख लो। यदि किसी शब्द के लास्ट में चर जुड़ा हुआ है, उस शब्द को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यदि भर जुड़ा हुआ है तो भी वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यदि धर जुड़ा हुआ है तो भी बहुब्रीहि समास है। कर जुड़ा हुआ है तो भी बहुब्रीहि समास है। यदि जय, गय, दय, धी और शय, इनमें से यदि कोई सा भी एक मौजूद है तो वो समास अपने आप में बहुब्रीहि समास होता है। जैसे एक शब्द आ गया निशाचर, लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? चर जुड़ा हुआ है, यानी निशा में विचरण करता है जो वह। नभचर, जलचर, खेचर, यानी हमें ध्यान क्या रखना है, जिस भी शब्द के लास्ट में चर जुड़ा हुआ है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है और वो शब्द योगरूढ़ है। भर जुड़ा हुआ हो, जैसे विश्वंभर, यानी विश्व का भरण करता है जो वह। ये छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में पूछा हुआ, यदि ये स्त्रीलिंग होता तो इसको आ लगा देते, यानी अपन यूं कर सकते हैं विश्वंभरा। यदि शब्द के लास्ट में धर जुड़ा हुआ है, जैसे महीधर, गिरिधर। पिछला जो पटवारी का एग्जाम था उसमें एक उदाहरण आ गया था चक्रधर, यानी चक्र को धारण करता है जो वह। यदि किसी शब्द के अंत में कर आ रहा है, जैसे दिनकर, भास्कर, यानी दिन को करता है जो वह। भास का मतलब तेज होता है, प्रकाश होता है, यानी भास को करता है जो वह, या फिर प्रकाश को करता है जो वह। यदि शब्द के अंत में जय जुड़ा हुआ हो, जैसे जलज, नीरज, मनोज,
सरोज। तो इस प्रकार के शब्दों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में बहुब्रीहि समास हैं और योगरूढ़ शब्द हैं। यदि शब्द की दृष्टि से पूछा जाए तो शब्द कौन सा होगा? योगरूढ़। और यदि सामासिक दृष्टि से पूछा जाए तो ये क्या होंगे? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। यदि किसी शब्द के अंत में दै जुड़ा हुआ, उसको भी पढ़ो मत, सीधा सीधा तरीका याद रखो। यदि दै जुड़ा हुआ है तो अपने आप में बहुब्रीहि समास है। बस ये पकड़ लो कि अंत में हमने क्या देखा? दै देखा। बहुब्रीहि समास है और योगरूढ़ शब्द है। यदि ये ऐसे होता पयोद, बहुब्रीहि समास है। और यदि स्त्रीलिंग होता तो दै को दा बना देते, यानी आ की मात्रा लगा देते, जैसे यशोदा, यानी यश को देती है जो वह। यदि किसी शब्द के अंत में गै जुड़ा हुआ है, जैसे खग, ख आकाश का पर्यायवाची है, विग्रह क्या बनेगा? ख में गमन करता है जो वह। यदि ये यूं होता नग, यानी नहीं गमन करता है जो वह, पर्वत का पर्यायवाची है। तो दोनों तरीके याद रखेंगे। सामासिक दृष्टि से ये सारे बहुब्रीहि समास हैं और बहुब्रीहि समास का प्रत्येक उदाहरण योगरूढ़ होता है। यदि किसी शब्द के अंत में धी जुड़ा हुआ हो, जैसे जलधि, नीरधि, अंबुधि, पयोधि, क्षीरनिधि, ये पिछले रीट में आया हुआ है क्षीरनिधि, यानी क्षीर का है जो निधि वह है, वो क्या कहलाएगा? क्षीरनिधि। सागर के पर्यायवाची हैं सारे। यदि किसी भी शब्द के अंत में ईश जुड़ा हुआ हो या तालव्य शय का प्रयोग हो, उसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो भी अपने आप में बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। जैसे कमलेश, यानी इसको अपन यूँ बनाते हैं, कमला का है जो ईश वह है। लंकेश, लंका का है जो ईश वह। दो चीज़ें एक साथ सीख रहे हो आप। योगरूढ़ शब्द कौन से होंगे? बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योगरूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समास को पहचानने का तरीका है चर भर धर कर जगदधीश, यानी सीधी ये लाइन ही याद रख लो। किसी भी शब्द के अंत में चर जुड़ा हुआ है, पढ़ो मत, बहुब्रीहि समास है। भर जुड़ा हुआ है, बहुब्रीहि समास है। धर जुड़ा हुआ है, बहुब्रीहि समास है, योगरूढ़ शब्द है। कर जुड़ा हुआ है, बहुब्रीहि समास है। अकेला जय, गै, दै, धी और किसी भी शब्द के अंत में तालव्य शय हो या फिर ईश को याद रख लो, वो हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। जब हमें सिखाया जाता था तो एक अद्भुत सी जिज्ञासा होती थी कि सर ये भी ना हो तो, मान लो कि अगर इनसे भी बाहर कुछ होता हो तो सर एक और चीज़ बताते थे, ऐतिहासिक या पौराणिक पात्रों के नाम। फिर कहते थे ये भी ना हो तो वो कहते थे कोई भी देवी देवता या राक्षसी नहीं, इनके जो भी नाम हैं वो सदैव बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। अब ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र, हिंदी की दृष्टि से हम इसको इतना याद रख सकते हैं कि सजीवता जहां आती है वहां बहुब्रीहि समास का उल्लेख होता है और वो शब्द योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे मान लो एक शब्द आया वाल्मीकि, अब ये रामायण का रचयिता है, एक प्रकार से पौराणिक पात्र है। बहुब्रीहि समास है, वल्मीक से उत्पन्न हुआ है जो वह। वल्मीक का मतलब बिल है ना। पाणिनि का, इस वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था और ऋषियों के कारण से इसका नाम वाल्मीकि पड़ा था।
ये एक पात्र का नाम हो गया। अपन कोई भी देवी देवता लेते हैं, जैसे नीलकंठ, त्रिनेत्र, कामदेव, ये हमारे भारतीय संस्कृति के जो देवी देवता हैं उन सब के नाम भी बहुब्री समास में आते हैं। राक्षस राक्षसिनी है, वो भी एक प्रकार से सजीव पात्र तो है ही, जैसे दशानन, यानी 10 हैं आनंद जिसके, वह रावण का पर्यायवाची है। अभी थोड़ी देर पहले अपन लंकेश लिख रहे थे, लंका का है जो ईश वह है। यदि इस प्रकार के शब्द हों, शूर्पणखा यानी सुर्प के समान है नख जिसके, वह अन्य अर्थ में रावण की बहन थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रूढ़ शब्द को कैसे जानना है, वह शब्द जिसके 2 सार्थक टुकड़े नहीं होते और कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। दूसरा यौगिक, यौगिक रूढ़ का उल्टा है, यानी जिसके एक या इससे अधिक विच्छेद हो सकते हैं या 2 सार्थक टुकड़े हो सकते हैं, वो यौगिक है। और दोनों का मिला जुला स्वरूप जिसके सार्थक टुकड़े भी होते हैं और कोई विशिष्ट अर्थ भी निकलता है, वो योगरूढ़ कहलाता है। योगरूढ़ के दोनों तरीके याद रखेंगे। बहुब्री समास के सारे उदाहरण योगरूढ़ हैं। बहुब्री समास को समझने का जो तरीका था, एक चीज़ आप ये सीख चुके हो, चर भर धर कर जगदधीश। और दूसरी बात, कोई भी ऐतिहासिक पौराणिक पात्र हो, देवी देवता या राक्षस राक्षसिनी का नाम हो, यदि एक को याद रख लोगे तीनों याद रह गए। चाहे तो योगरूढ़ की ओर से शुरू कर लो, यानी सीधा यूँ याद रखो कि केवल बहुब्री समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ होते हैं, बाकी सभी संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यौगिक होते हैं, जिसमें कोई संधि कोई समास कोई उपसर्ग और कोई प्रत्यय नहीं होता, वो रूढ़ होता है। यदि ऊपर से नीचे की ओर रखोगे तो यूँ याद रख लो कि जिसमें कोई संधि कोई समास कोई उपसर्ग और कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, वो रूढ़ है। बहुब्री समास को छोड़कर बाकी सभी संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण यौगिक होते हैं और केवल बहुब्री समास के उदाहरण योगरूढ़ होते हैं। तो ये तो थे रचना, व्युत्पत्ति या बनावट जिसको कहते हैं, उसके आधार पर शब्द के 3 भेद। इसके आगे अपन रूप परिवर्तन या विकार जिसको कहते हैं, उसके आधार पर भी शब्द के 2 भेद होंगे। एक होगा विकारी और दूसरा होगा अविकारी। देखिए, यहाँ से हमारे व्याकरण की समृद्ध परंपरा शुरू हो जाएगी, यानी किसी सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि इस तरह से आप, जैसे पहले अपन वर्ण लेके चले थे, वर्ण के जितने विभाग हो सकते थे उच्चारण प्रयत्न या किसी भी दृष्टि से वो किए, फिर अपन शब्द पर आए। शब्द को सबसे पहले अपन ने अर्थ के आधार पर सीखा, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, आज हम विकार के आधार पर आ गए हैं। यानी यहाँ भी 2 पार्ट हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। जब भी किसी शब्द को परिवर्तित करना होता है तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिंग, वचन और कारक। ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। विकारी शब्द क्या होगा, या तो लिंग, वचन और कारक। इन तीनों के आधार पर जो बदलता रहता है उस शब्द को विकारी कहते हैं। यानी परिभाषा कैसे बनाओगे, वह शब्द जो लिंग, वचन और कारकों के अनुसार बदलता रहता है वो विकारी कहलाता है। अविकारी बिल्कुल इसका उल्टा, यानी जो लिंग, वचन और कारकों के अनुसार कभी नहीं बदलता, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो सदैव एक सा रहता है, उसको अविकारी कहते हैं। ये विकारी शब्द 4 प्रकार का है। देखो, मैं क्यों कह रहा था कि यहाँ से हमारी समृद्ध परंपरा शुरू होती है। विकारी शब्द 4 प्रकार का है। पहला संज्ञा,
संज्ञा को हटाकर आएगा सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा विशेषण, और वाक्य का अंत करेगी क्रिया। यानी जब भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि विकारी शब्द के कितने भेद हैं, तो आप उत्तर देंगे 4 हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। विकारी शब्द क्या था? वह शब्द जो लिंग, वचन और कारकों के अनुसार बदलता रहता है उसको विकारी कहते हैं। अविकारी इसका विपरीत है, यानी वह शब्द जो लिंग, वचन और कारकों के अनुसार कभी नहीं बदलता है वो अविकारी कहलाता है। इसमें 3 चीजें आती हैं। एक तो उपसर्ग होता है, दूसरा प्रत्यय होता है और तीसरा निपात होता है। और ये जो बात है ये आपको शायद राजस्थान में पहली बार विवेकानंद कंपटीशन सेंटर बता रहा है। आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं, कभी निपात का प्रयोग आपने शायद नहीं किया होगा। उपसर्ग का मतलब था कि वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करता है वो उपसर्ग कहलाता है, और जो अंत में जुड़कर के अर्थ परिवर्तित करता है वो प्रत्यय कहलाता है। लेकिन ये निपात कहाँ जोड़ते हैं हम? निपात न किसी के प्रारंभ में जुड़ते हैं और न ही किसी के अंत में जुड़ते हैं। तो कहाँ जुड़ेंगे? बीच में नहीं, बीच में तो वो शब्द या धातु होगा। ये 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। कभी हमने गौर नहीं किया, बल्कि आते बहुत अच्छे तरीके से आपको ये, जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, ही, भी, तक, तो, ये सारी चीजें निपात में आती हैं और इन तीनों से मिलकर के अव्यय बनता है। यानी हिंदी भाषा में जिसको अव्यय अलग शीर्षक से पढ़ा जाता है वो इन तीनों से मिलकर के बनता है। अव्यय जो शब्द हैं वो ही क्या हैं? अविकारी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आपको ये पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा था? वाचक, लक्षक और व्यंजक। यदि ये पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो हम बताएंगे 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर और मिश्रित। यदि ये पूछा जाता है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो हम बता रहे हैं 3 हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। विकार या रूप परिवर्तन के आधार पर यदि शब्द के भेद पूछे जाते हैं तो 2 हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी का मतलब वह शब्द जो लिंग, वचन और कारकों के अनुसार बदलता रहता है वो तो विकारी कहलाता है। यदि विकारी शब्द को भी गहराई से ये पूछा जाए कि इसके कितने भेद होते हैं, तब आपको 4 बताने हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अविकारी शब्द उल्टा कर लो, जो लिंग, वचन और कारकों के अनुसार कभी नहीं बदलता या सदैव एक सा रहता है वो अविकारी है। अविकारी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, उपसर्ग, प्रत्यय और निपात। तो ये अपना शब्द प्रारूप था। यहाँ से हम व्याकरण की समृद्ध परंपरा को शुरू करेंगे। यानी पहले संज्ञा, फिर इसके जितने भेद, जितने परिवर्तन, जितने विकार इसमें आते हैं उनका विश्लेषण। फिर संज्ञा को जैसे ही अपन हटा देंगे संज्ञा के स्थान पर, यानी संज्ञा की आवृत्ति ना हो, बार बार ना आए, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब इन दोनों की विशिष्टता का उल्लेख होगा तो विशेषण होगा, फिर क्रिया और उसके सारे प्रारूप। यहाँ से अपन शुरू करते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग 3 प्रकार के प्रयोग करेंगे अपन हिंदी में, एक संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के स्वयं के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। फिर प्रत्यय के 2 पार्ट होंगे, कृत और तद्धित। निपात अपने आप में अव्यय के रूप में होगा, जिसको अपन 6 भागों में करके पढ़ेंगे। यानी यहाँ इतना पढ़ने के बाद आगे हमें इतनी आवश्यकता हो जाएगी कि यहाँ से अपन संधि की शुरुआत करेंगे, न कि पहला टॉपिक संधि होता है। तो आज यहाँ तक का प्रारूप अपना शब्द तक समाप्त होता है। आगे का विवरण अपन कल से शुरू करेंगे।